हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2023 के लिए जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर और ये जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ PT 360 कोर्स। और ये पर्टिकुलर कोर्स आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान। एशियान क्या है, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एशियान बेसिकली जो हमारे आस पड़ोस के जो साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वो सारे ग्रुप्स मिल के एशियान बनाते हैं। तो ये टोटल 10 नेशन की एक ग्रुपिंग है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग मानी जाती है। कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं इसमें, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रूनी, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया एंड म्यांमार। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये मिलके एक 10 नेशन ग्रुपिंग एशियान बनाते हैं और इनका मेन एम यही होता है, क्योंकि आप देखो कि हमारे जो आसपास के और स्पेशली जो साउथ ईस्ट के नेशंस हैं वो इतने रिच नेशंस तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ही कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं हमारे जैसे ही। तो ये इसीलिए हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आए उन चीज़ों में फंसे रहेंगे और हमारी रीजनल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में और ज़्यादा काफ़ी डोमिनेटिंग पावर्स हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट आप थोड़ा सा ऊपर से इसको ऐसे ही समझो कि एशियान जो है इस तरीके की ग्रुपिंग है जो कि अपना पैसा कैसे बढ़ाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, रीजन में हमारी स्टेबिलिटी कैसे बनी रहे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ठीक रहे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती है। और एशियान स्टेट जो है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट पे भी लोकेटेड है। जो इंडो पैसिफिक पार्ट है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है एशियान स्टेट्स। और ये रीजनल और ग्लोबल पावर्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी फोकल पॉइंट बनता है। तो अब पढ़ लेते हैं इसको कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट करती है और बाकी कंट्रीज़ के साथ एंगेज करती है इन एशिया पैसिफिक रीजन एंड बियॉन्ड दैट रीजन। 1967 में फाउंड हुई थी। यूएन चार्टर के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उन पर ये बेस्ड है। मेंबर्स इसके सब हैं। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। एशियान का मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एशियान कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर बताई गई है, GDP बताया गया है। एंड इंडिया जो है वो एशियान के साथ जो पार्टनरशिप होती है, ट्रेडिंग पार्टनरशिप होती है, उसका 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये आप अमाउंट देख सकते हो। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीएस जो लोग देने जा रहे हैं तो वो लोग ये पढ़ के जा सकते हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि रिसेंटली 19th इंडिया एशियान समिट हुआ था कंबोडिया में और 2022 को एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये 30th एनिवर्सरी है इंडिया एशियान डायलॉग की। तो दोनों ही साइड ने अब अपना स्ट्रैटेजिक से जो स्ट्रैटेजिक टाइज थे उसको अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल लिया है। ठीक है, तो एशियान और इंडिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट की थी कि हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको हम एक लेवल और एलिवेट करेंगे और अब हमारा पार्टनरशिप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो जाएगा। तो इंडिया ने ये $5 million का फ़ंड अनाउंस किया था इंडिया एशियान साइंस एंड टेक फंड के लिए। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये है एशियान इंडिया साइंस एंड टेक फंड। ऑल्सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जितनी भी हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं हमारे PT 360 कोर्स में, उसमें एक सिंपल चीज़ होती है कि इसमें मेंस का नहीं होता है। इसमें सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है सिर्फ इन पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि इन दी एंड PT 360 का एम भी वही है और कोर्स का भी और आपके एग्ज़ाम का भी। अभी मेन एम हम लोगों का यही है कि प्री का एग्ज़ाम निकलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सिर्फ वो पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो और टॉपिक्स क्या आएंगे, सिलेबस क्या आएंगे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। synopsisize.com आप ये वेबसाइट पर जाओगे तो PT 360 कोर्स की आपको होम पेज पर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी डेमो वीडियोस, डेमो कंटेंट वगैरह जो भी चाहिए तो वो सारे डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। सो दिस कोर्स इज़ अवेलेबल ओवर हेयर। ओके, तो इंडिया एशियान साइंस एंड टेक कोलैबोरेशन। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक वो कार्टून आता था ना, डेक्स्टर लेबोरेटरी।
तो उसमें डेक्स्टर होता था ना, वो हमेशा अपनी लैब में बैठा रहता था और ये लोग आपस में, उसकी दीदी आती थी उसको परेशान करती थी, तो अपनी लैब में रहता था और सारे एक्सपेरिमेंटिंग करता रहता था। तो आप समझो कि एशियान इंडिया साइंस एंड टेक फंड जो है ना, वो बहुत सारे डेक्स्टर्स को अगर आप मिला दो, उन सब का एक यूनियन हो गया, जो कि पूरा दिन क्या करते हैं, R&D में लगे रहते हैं, रिसर्च अपनी करते रहते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि सिंस डेक्स्टर तो बहुत एक बच्चा था ना, तो इसलिए यंग जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशनल अच्छी ट्रेनिंग मिले और साइंस एंड टेक में कुछ अच्छा करें, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि साइंस एंड टेक फंड इसी वजह से यहाँ पर डाला जाता है कि ताकि जितने भी डेक्स्टर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया एशियान साइंस एंड टेक कोलैबोरेशंस 1996 में स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया एशियान साइंस एंड टेक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था। तो जितनी भी R&D एक्टिविटीज़ थी वो इनिशियली एशियान इंडिया फंड के द्वारा सपोर्ट की जाती थी। तो 2008 में एक डेडिकेटेड फंड इसी वजह से क्रिएट कर दिया गया। तो एशियान इंडिया साइंस एंड टेक डेवलपमेंट फंड इनिशिएट किया गया था, ताकि R&D एक्टिविटीज़ को, ये जो डेक्स्टर्स जितनी भी R&D एक्टिविटीज़ करते हैं उनको और बढ़ावा दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो ये फंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। और इसका गोल क्या है कि एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रेंथन हो सारे डेक्स्टर्स के बीच में, ठीक है, कि इंडिया एशियान कंट्रीज़ जो है अपने अपने डेक्स्टर्स लेके आए और बोले कि साइंटिफिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होना चाहिए हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करके, ठीक है। तो इंडिया एशियान कंट्रीज़ इस मामले में काम कर रही है और एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, डेवलपमेंट्स प्रोवाइड की जाए यंग स्कॉलर्स को, क्योंकि डेक्स्टर छोटा है ना, तो इस वजह से ये सारे डेक्स्टर्स को जो कि यंग स्कॉलर्स हैं उनको एकेडमिक ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स प्रोवाइड की जाए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि पीस एंड प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, कोऑपरेशन प्रमोट करें हम साइंस एंड टेक में, इनोवेशन, एजुकेशन में। आफ्टर दैट हम लोग रिसर्च इंक्लूड करें जॉइंट रिसर्च एक्टिविटी के थ्रू एंड डेवलपमेंट करें क्रॉस सेक्टोरल एरियाज़ में, कोऑपरेशन होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉइंट रिसर्च होना चाहिए, फिर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स डेवलप होने चाहिए AIS TDF में, फिर डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशन, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके फंड्स हैं। अब साथ ही साथ एक तो साइंटिस्ट जो भी आपके अब डेक्स्टर्स जो बड़े हो गए हैं, तो साइंटिस्ट में मोबिलिटी प्रमोट हो, रिसर्चर्स में और एशियान कंट्रीज से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसका पार्ट है, इनके गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि इंडिया ने $5 मिलियन का फंड अनाउंस किया था, एक कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया था इंडिया एशियान साइंस एंड टेक फंड में। इंडिया एशियन रिलेशन हम पढ़ लेते हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व हुआ था जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1990s की। इससे क्या हुआ था, इंडिया जो है एक सेक्टरल पार्टनर बन गया था एशियान में 1992 में, एक डायलॉग पार्टनर 1996 में एंड एक समिट लेवल पार्टनर इन 2002। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ने एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम एक्वायर किया था जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी पिक्चर में आ गई थी। 12 समिट हुआ था इनका 2014 में, तब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत चली थी। तो उस टाइम पर हम लोगों को ये भी लगता था कि अरे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी तो हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे, अब एक्ट करने का टाइम था, लुक बहुत हो गया है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ने एक मोमेंटम तभी एक्वायर किया था जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी। फिर काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए थे एशियान इंडिया कनेक्टिविटी इनिशिएटिव में, जिसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का एक ट्राईलेटरल हाईवे बनाने की बात की गई थी। तो इसमें क्या था, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल टास्क फोर्स जो है वो ऑन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेटअप की गई थी, ताकि ट्राईलेटरल हाईवे का काम फटाफट से ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट पे भी नेगोशिएशंस किए जाए। देन एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट साइन किया गया था 2009 में और एशियान इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स 2015 में। फिर इंडिया एशियान बिजनेस काउंसिल, उसमें भी काफ़ी सारे एमिनेंट लीडर्स हैं बिजनेस के, एशियान मेंबर स्टेट्स के और इंडिया के भी, जो कि हर साल मिलते हैं। स्पेस कॉपरेशन में भी इसरो का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इसरो एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी इम्प्लीमेंट कर रहा है जिसमें आते हैं कि सबसे पहले तो एक ट्रैकिंग एंड डेटा रिसेप्शन स्टेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाए हो ची मिन सिटी में। फिर ट्रैकिंग, टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर ब्याक इंडोनेशिया का अपग्रेड होना चाहिए। आफ्टर दैट
एशियान पर्सनल इन स्पेस टेक्नोलॉजी एट द सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए एशियन पर्सनल को। तो जितने भी एशियान के जितने भी पर्सनल रहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग में उनको प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि इसरो का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि अभी जो हमने पढ़ा कि इंडिया एशियान फ्रेंडशिप की 30th एनिवर्सरी है, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। तो इंडिया एशियान रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बात हुई है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि सिंस अभी हमने बताया कि पहले ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो एक लेवल एलिवेट हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किस चीज़ पर बेस्ड है कि आपस में एशियान में और इंडिया में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, ट्रस्ट रहे, कॉमन इंटरेस्ट है, हमारे डेमोक्रेसी में शेयर्ड वैल्यूज़ रही हैं, रूल ऑफ लॉ रहा है। तो इसमें क्या है कि हमारा एक कॉमन ग्राउंड है जिस पे हम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद CSP में दोनों ही कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों म्यूचुअल कोऑपरेशन पे काम करेंगे। पार्टनर्स में CSPs चाहे हमेशा तो ना करती हो, बट ट्रस्ट को सिग्निफाई कोडिफाई कर सकती हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स जो हैं वो एक म्यूचुअल वैल्यू का सेंस क्रिएट करते हैं, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट क्रिएट करते हैं, ताकि हम लोग अपने टाइज को और ज़्यादा फर्दर स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो इसी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक लेवल आप ऊपर चले जाते हो अपने ट्रस्ट बेस और वैल्यू बेस पर। इंडिया एशियान जो है अपने टाइज को और एलिवेट कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, इस वजह से ये न्यूज़ में। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, वो कंबोडिया विजिट कर रहे हैं और उन्होंने एशियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट अटेंड किया, देन 17th एशिया समिट भी अटेंड किया। तो दोनों ही साइड से एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है उसका स्टेटस थोड़ा सा रिव्यू करे समिट के दौरान। और ये ईयर जो है 30th एनिवर्सरी अगेन सेलिब्रेट कर रहा है, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। जब भी आपको देखना हो ये टॉपिक कहाँ से लिया हुआ है, तो सारे जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से लिया है, हम क्या फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक में आप देखोगे कि लिंक्स हैं। तो अगर जैसे किसी को लगता है कि क्या ये पढ़ने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की नीड है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये पढ़ जाते हो, ये इतने सारे लिंक्स से, इतने सारे रिसर्च करके लिया गया है, ये पूरा टॉपिक बनाए गए हैं करंट अफेयर्स के, कि अगर आप ये पढ़ जाते हो इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक लेवल अप हो जाता है जब सभी लोग मिल के, दो आपके फ्रेंड्स मिल के अगर ये डिसाइड करते हैं, मान लो ये पर्सन A है, ये पर्सन B है। अभी आपका जो है, अभी आप मान लो आप फ्रेंड जोन थे सिर्फ, ठीक है, आपको पर्सन A ने B को फ्रेंड जोन कर दिया था। अब ये फ्रेंड जोन से मोर देन फ्रेंड्स हो गए हो आप, ठीक है, या एक लेवल आप अप चले गए हो, आपका प्रमोशन हो गया अपने रिलेशनशिप में। तो उसमें क्या होता है कि अभी आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया। आपका एक लेवल अप क्यों हुआ? क्योंकि आप दोनों में कुछ म्यूचुअल ट्रस्ट रहा होगा, आपके कॉमन इंटरेस्ट रहे होंगे। आपने जब आप फ्रेंड जोन थे, आपने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, देखो मैं बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी हूँ, और हमारे कॉमन इंटरेस्ट भी हमारे मिल रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ भी देखो शेयर हो रही हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी हम दोनों में, और हम कभी भी ये रूल ऑफ लॉ हम हमेशा फॉलो करेंगे, हम इस रिलेशनशिप की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे वगैरह। ठीक है, तो म्यूचुअल कॉपरेशन हम दोनों में रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रस्ट जो है हमारा बना रहेगा, और हम हमेशा एक दूसरे की बातों में स्ट्रैटेजिकली अलाइनमेंट दिखाएंगे, एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, पॉजिटिव इंटेंट रखेंगे, ताकि हमारा जो टाइज़ है वो और ज़्यादा फर्दर स्ट्रेंथन हो, और हो सकता है कि मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाए फ्यूचर में। तो ये है ना, धीरे धीरे एक लेवल अप हो रहा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वही होती है। ठीक है, तो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ़ंड एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है, 2017 में इस्टेब्लिश की थी, और यूनाइटेड नेशन फ़ंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन में ये गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड है, मैनेज बाय UNOSSC। देन ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन में इम्प्लीमेंट की गई है। इसका एम सिर्फ यही है, UN
इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, आप थोड़ा सा ना, जब भी इस तरीके की बात आती है, इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा सा आप नाम पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप फंड है, कुछ तो डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीलेटरलिज्म एक तो ये प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ प्रॉस्पैरिटी, शेयर्ड प्रॉस्पैरिटी, ग्लोबल साउथ में हम लोगों की शेयर्ड प्रॉस्पैरिटी हो, उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उस चीज़ को भी अचीव करना है हमें। तो सदर्न ओन्ड एंड लेड डिमांड ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग वर्ल्ड में सपोर्ट किया जाता है, कि क्योंकि अभी साउथ साउथ कोऑपरेशन किस बारे में है कि भाई हम लोगों के आपस में कंट्रीज जो हैं, कुछ शेयर्ड चीज़ें, हम लोग कुछ चीज़ें इंटरेस्ट हमारे या वैल्यूज़ हमारे हम शेयर करते हैं। तो उस करके क्या है कि हमारे एक जैसे डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो स्टेटस होता है वो आपस में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी जो वो लोग शेयर करते हैं तो सिमिलर टाइप की शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक स्पेशल फोकस भी यहाँ पर दिया जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में और स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर सदर्न ओन्ड एंड लेड ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया एंड यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड 5 ईयर्स ऑफ साउथ साउथ कोलैबोरेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड क्या क्या चीज़ों में काम कर रहा है या सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर कॉपरेशन। तो यहाँ पर ट्राइंगुलर कॉपरेशन क्या हुआ कि जितने भी सदर्न ड्रिवन पार्टनरशिप है, ये जो साउथ साउथ कॉपरेशन आपका चल रहा है, दो या दो से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, जो कि डेवलप्ड कंट्री या फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है, ताकि डेवलपमेंट कॉपरेशन और प्रोग्राम्स और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सदर्न ड्रिवन पार्टनरशिप्स आ गई किसके बीच में, या तो दो या दो से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई। यहाँ पर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, और जो कि हो सकता है एक और डेवलपिंग कंट्रीज़ हो। अब इस पूरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ग्रुप को एक बड़ी डेवलप्ड कंट्री आके सपोर्ट करेगी, डेवलप कंट्री आके सपोर्ट कर रही है, या फिर कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आके सपोर्ट कर दे। किस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी, कि तुम लोग सब मिल के कुछ डेवलपमेंट कॉपरेशन का कोई प्रोग्राम या कोई भी प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आपके दो दोस्त हैं जो कि इतने अमीर नहीं है, मान लो गरीब दोस्त है, और यहाँ पर एक हम लोग का एक बहुत अमीर दोस्त आ जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा, कि ये वाला जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, इसमें तुम्हें इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको एक बड़ी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा डेवलपमेंट का जिससे तुम लोग भी एलिवेट हो जाओ और मैं भी एलिवेट हो जाऊँ। तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है वो इस सेंस में आके आपके ऊपर कुछ तो आपको सपोर्ट डाल देगी, ठीक है। तो जब कंट्रीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फिलान्थ्रोफी और बाकी के जितने भी लोग हैं वो आपस में काम करके एक फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएँ, तो इसको ट्राइंगुलर कॉपरेशन कहा जाता है। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया ने ये रीअफर्म किया था कि हम लोग साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक साइड इवेंट हुआ था यूएन पॉलिटिकल पीस बिल्डिंग एंड यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, साउथ साउथ एंड ट्राइंगुलर कॉपरेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट में, ग्लोबल साउथ साउथ डेवलपमेंट एक्सपो में। इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा था। ओके, तो यहाँ पर ये द हिंदू में ये न्यूज़ आई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इंडिया जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवॉय रुचिरा कंबोज का ये स्टेटमेंट था। ओके, सो नेक्स्ट इज नॉर्थ साउथ कॉपरेशन। नॉर्थ साउथ कॉपरेशन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है डेवलपमेंट कॉपरेशन का बिटवीन नॉर्थ, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई। नॉर्थ की कौन सी कंट्रीज़ हैं, वही डेवलप्ड हैं, वो लोग अमीर लोग हैं। साउथ में कौन से हैं, हम थोड़े से अभी अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए। तो हमारी आपस की अपनी प्रॉब्लम रहती है साउथ की। साउथ साउथ कॉपरेशन तो चलो चलता ही है, आप नॉर्थ साउथ कॉपरेशन की भी तो बात करनी चाहिए ना। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एक अमीर ग्रुप गरीब ग्रुप के साथ थोड़ा सा
compete करने की कोशिश तो कर रहा है, तो वो एक डिफ़िकल्ट टू अचीव तो ग्रुप है ही, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाला ग्रुप है। तो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें डेवलपमेंट कोऑपरेशन नॉर्थ साउथ दोनों ब्लॉक्स में होती है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, टेक्निकल डोमेन्स में ये डील करता है। बेनिफिट्स क्या है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का? जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी भी हैं उसमें नॉलेज का, टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी ही होगी, क्योंकि अगर उनके पास वो इतने डेवलप ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली उनकी नॉलेज में और टेक्नोलॉजी उनकी हम लोगों से एक लेवल ऊपर तो होगी ही। तो हम उस चीज़ को अचीव करने में काम कर सकते हैं और वो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ को हमें भी प्रोवाइड करने में। तो नॉलेज का और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हम लोगों की जो कंट्रीज़ हैं उनको मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस में और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए हमारी। फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और कैसी ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, उसका भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी बेटर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए और नई टेक्निक्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंट्रोड्यूस कराई जाए। फिर इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को फॉस्टर करना, कि आप खुद से अपनी टेक्नोलॉजी को खुद से आप अपनी टेक्निक्स को इवॉल्व कर सकते हो, आप खुद से खुद को डेवलप कर सकते हो, आपको किसी और की नीड नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ रिलायंट हो। तो एक्सपीरियंस का भी आप यूज़ कर सकते हो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती हैं। देन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हो इन डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर कुछ एडिशनल चैलेंज ऑफ कम्युनिकेशन आप ओपन कर सकते हो डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, ताकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आसानी हो जाए। न्यूज़ कॉन्टेक्ट इसका यही है कि गवर्नमेंट ये कहता है कि इंडिया टू बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो व्हाट द टर्म मीन्स, तो एज इंडिया ने अभी G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की प्रेसिडेंसी अज्यूम की थी 2022 से 23 में, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी था। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि कंट्री जो है वो होगी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ होगी, और दैट इज़ अदरवाइज अंडर रिप्रेजेंटेड इन सच फोरम्स, क्योंकि हम लोगों की कंट्री जो है वो वैसे भी इतनी रिप्रेजेंटेड नहीं होती हैं। और तो इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेगी, और जो कि इन फोरम्स में अंडर रिप्रेजेंटेड है। साउथ साउथ कोलैबोरेशन की हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकली ये टर्म पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस यूज़ करते थे। किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? कि रिसोर्सेज को हम, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को हम एक्सचेंज करेंगे आपस में। मतलब कि जितनी भी साउथ की कंट्रीज़ कौन सी हो गई, साउथ साउथ कॉपरेशन, मतलब कि जो साउथ की जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास जो आपस में सिमिलर प्रॉब्लम्स या सिमिलर स्टेटस की कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इनका क्या है कि हम लोग आपस में ही अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं ना, टेक्नोलॉजी करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, तो हम भी डेवलप्ड कंट्री से कम्पीट कर जाएंगे। तो इन कंट्रीज़ को ग्लोबल साउथ कहा जाता था। तो अब यहाँ पर क्या है, नेशनल सॉवरेनिटी है, यहाँ पर नेशनल ओनरशिप है, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, नॉन कंडीशनैलिटी, देन नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी आर गाइडेड बाय दीज प्रिंसिपल्स ओनली। क्यों? क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम्स इस तरीके की हम लोगों ने फेस की है कि इंडिपेंडेंस लेने में ही पहले तो कितनी प्रॉब्लम आ गई है ना। तो ऐसे चैलेंजेस हमने सारी साउथ साउथ कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ ऐसे शेयर किए हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये म्यूचुअल, हमारे आपस में रिस्पेक्ट रहता है, हमारे प्रिंसिपल्स इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड है, नेशनल सॉवरेनिटी पे, ओनरशिप पे, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, नॉन कंडीशनैलिटी, नॉन इंटरफेरेंस, के डोमेस्टिक और म्यूचुअल बेनिफिट में आप इंटरफेयर ना करें। तो ये हमारा साउथ साउथ कोलैबोरेशन इस पे चलता है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं अकॉर्डिंग टू ब्यूनोस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन? एक तो सेल्फ रिलायंस हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉस्टर करेंगे, अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी को और इन्हांस करेंगे, अपने जो सेल्फ रिलायंस है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस है, उसको और प्रमोट करेंगे। हम आपस में मिलके सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, उसको प्रमोट, स्ट्रेंथन करेंगे आपस में डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। हो सकता है कि एक डेवलपिंग कंट्री में एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो चीज़ अच्छी नहीं हो, बट कुछ और ऐसी चीज़ अच्छी हो जो कि यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो अगर आपने अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, तो एक डेवलप कंट्री जिसके पास दोनों ही चीज़ें अच्छी थी, उससे आप इक्वल हो जाओगे या compete करने के केपेबल हो जाओगे। तो आपको साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैपेसिटी है उसको भी स्ट्रेंथन करना है, ताकि ये लोग अपने अपने डेवलपमेंट इश्यूज़ को एनालाइज करें, आइडेंटिफाई करें
और साथ ही साथ रिक्विजिट स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करें। नेक्स्ट है कि आप अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाएं और जो आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाएं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल आप कैपेसिटीज़ जितनी भी आपकी उसको आप और ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ क्रिएट करें, स्ट्रेंथन करें जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है आपकी। कम्युनिकेशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपस में है उसको भी बढ़ाया जाए और इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को या रिक्वायरमेंट्स को आप समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए। पहले तो देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, कि वो भी अपना स्टेटस एलिवेट कर पाएँ। जो लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ स्टेट्स हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम से आगे जाके निजात पा सकें। तो ऐसी कंट्रीज़ जो कि नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड है या बाकी अदर क्राइसिस से अफेक्टेड हैं, तो उनके साथ भी आपको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो भी आपस में आपसे हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस में जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। तो एक ग्रेटर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन अचीव किया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और साथ ही साथ अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट को एक्सपैंड करने के लिए। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि 11th ग्लोबल साउथ साउथ डेवलपमेंट एक्सपो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में सितंबर 2022 में। इस वजह से पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था। ये फोरम जो है एस्कैप एंड यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और सस्टेनेबल पेंडेमिक रिकवरी पर ये पूरा फोरम इस बार का बेस था। नेक्स्ट इज ब्यूनोस एरीज प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में हम लोग जब भी अपना टेक्निकल कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक प्लान इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करें, जो कि मोस्टली साउथ में जितनी भी लोकेटेड हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, उसके साथ हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए। पहली बार ये एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ था इस तरीके की कोऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 15 फोकल एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया था TCDC में एंड यहाँ पर ये स्टिपुलेट किया गया था कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में कुछ स्पेशल अटेंशन तो दी जाएगी, स्पेशली लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हो गई, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हो गई, क्योंकि इनको भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, तो इन पर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सितंबर 12 को मनाया जाता है, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में है। ये दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन फॉर कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़ को हाईलाइट करता है, उनके एफर्ट्स जो उन्होंने लिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उसको हाईलाइट करता है। एंड दिस डे ऑल्सो कमेमोरेट्स अडॉप्शन ऑफ ब्यूनोस एरीज प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स में मोस्टली हमने एशियान साउथ कोऑपरेशन, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन एंड यही सब डिस्कस किया है। तो यही सब टॉपिक्स हमारे ये वाली सीरीज़ में चल रहे हैं। तो अभी क्या है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन एक ऐसा नॉलेज हब है जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं साउथ के, और ट्राइंगुलर कोऑपरेशन जो मैंने आपको बताया था, और साथ में साउथ साउथ कोऑपरेशन जो नीचे की सारी साउथ की कंट्रीज़ हैं आपस में जो डेवलप होने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हों, चाहे वो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हों या लैंडलॉक कंट्रीज़ हों, कोई भी कंट्रीज़ हों जो कि अपना स्टेटस एलिवेट करने की बहुत कोशिशें कर रही हैं। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इसका ये एक नॉलेज हब है जो कि इन सब कंट्रीज़ को एक एडवाइजरी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि ये कंट्रीज़ का स्टेटस भी और एलिवेट हो जाए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ये इनेबल करेगा कि अपने अपने आप डेवलपमेंटल जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं कि आप क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हो, उनको आप खुद फेस करो और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दी जाएंगी ताकि आप उन चीज़ों को एड्रेस भी कर पाओ। UNDP के द्वारा ये होस्ट किया जाता है सिंस 1974। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देन इसका मैंडेट यही है कि साउथ साउथ और ट्राइंगुलर कोऑपरेशन, ये जो दोनों कोऑपरेशंस हैं उसको कोऑर्डिनेट किया जाए, एडवोकेट किया जाए इन दोनों चीज़ों के लिए ऑन ग्लोबल और UN सिस्टम वाइड बेसिस। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया जाता है हर 4 साल में, जो UNDP, UNFPA एंड UNOPS, इनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनको ये हर 4 साल में स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क दिया जाता है। तो इनका जो कॉपरेशन है ये साउथ साउथ और ट्राइंगल कॉपरेशन में ग्लोबली और यूनाइटेड नेशन सिस्टम में प्रमोट, कोऑर्डिनेट, सपोर्ट करता है। ओवरऑल यही है इसका पूरा मोटिव। और इसमें पॉलिसी एंड इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट आ जाता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट आती है, नॉलेज को
क्रिएशन एंड मैनेजमेंट आता है, साउथ साउथ ट्रस्ट फंड मैनेजमेंट हो जाता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, फिर आप अपनी अपनी कैपेसिटीज़ को एक दूसरे की डेवलप करते हो, नॉलेज डेवलप होती है, जब कुछ डेवलप आप करोगे आपकी नॉलेज आ जाती है, उसको आप क्रिएट करते हो, आगे मैनेज करते हो, फिर अपनी नॉलेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि हम और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएँ। फिर हमें अब नॉलेज तो आ गई, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो एक फ़ंड मैनेजमेंट का सिस्टम साउथ साउथ ट्रस्ट फंड मैनेजमेंट होना चाहिए। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन ने एसकैप के साथ मिलके 11 ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया था, इसी वजह से टॉपिक न्यूज़ में है। और कहाँ से लिया हुआ है ये न्यूज़ सोर्स आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशंस की साइट है, यहीं से ये पर्टिकुलर न्यूज़ ली गई है। सो दिस ग्लोबल साउथ साउथ डेवलपमेंट एक्सपो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पढ़ना चाहो यहाँ से, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। आप कुछ अगर इंपॉर्टेंट इन्फो चाहिए या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना हो आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंपॉर्टेंट है, पर अगर इसमें आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए ना, तो इसमें बस आपको मेंस के थोड़े से एनालिटिकल पॉइंट्स आपको और ऐड करोगे तो जो मेंस का आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्री पे फोकस करेंगे, प्रीलिम्स आ रहा है क्योंकि पास, तो उस पर फोकस किया जाएगा। और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मेल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।